हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स को लेके आया हूँ। जो इससे पहले फिजिक्स की कुछ वीडियो आ गई है, ठीक है। और ये क्या है कि चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी हम उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, कवर करेंगे। और कवर करने के बाद क्या है कि जो भी चीज़ें हैं, इससे पहले हम कल पढ़े थे कि देखिए, कल पढ़े थे अक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया है। कूलाम के नियम के बाद हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसको पढ़ा था। फिर उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। अब वैद्युत द्विध्रुव के बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस चीज़ को हमने क्या है कि पढ़ना है। तो पहला हमने पढ़ लिया है अक्षीय, और हमने आज क्या किया है कि निरक्षीय स्थिति को स्टार्ट किया है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण आखिर क्या होती है, कितनी होती है, इस चीज़ को हमको पढ़ना है, डिराइव करना है। फिर लास्ट में इस पर जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आते हैं, सभी को किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये तो आपको पता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज, दोनों एक दूसरे से एक सूक्ष्म दूरी, मान लेते हैं 2L की दूरी पर क्या है, स्थित है। और इससे अक्षीय स्थिति में रहता तो सीधे रहता, निरक्षीय स्थिति में है तो ऊपर है। तो निरक्षीय स्थिति में मतलब ऊपर की तरफ एक बिंदु P है, जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अक्षीय स्थिति को देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि निरक्षीय स्थिति को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये दोनों आवेश थे, इन आवेशों को हमने यहाँ पे मान लिया है। अब आवेशों को मानने के बाद अब यहाँ पे हम अक्षीय निरक्षीय स्थिति में सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले हम लेते हैं कि मान लेते हैं ये ए पॉइंट पर, इसमें तो कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है, स्टेटमेंट तो आप लोग लिख ही लेंगे। देखिए, माना दो आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी 2L पर स्थित है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। A से ये AP दूरी पर है और B से ये BP दूरी पर है। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पहले के लिए, तो इसको E1 से कर देते हैं रिप्रेजेंट। E1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, 1/4πε0 के, आवेश क्या है माइनस Q/r²। इसके बीच की दूरी कितनी है, AP, तो AP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। या इसी को हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/AP की जगह कितना है मान, AP का मान यही है अंडर रूट। ये कैसे आया है, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, ये एक त्रिभुज है कि नहीं, AOP, त्रिभुज AOP में ये एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे माने तो। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, A से लेकर, ये Q की जगह A है, यही A से ये A मानते हैं यहाँ पे अगर, तो AP, तो AP का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा यही है, बराबर होता है L का स्क्वायर, ये दूरी L है और ये दूरी R है, प्लस R का स्क्वायर। ये AP की जगह क्या लिख सकते हैं, AP स्क्वायर ही मान लेते हैं। ये स्क्वायर जब हटेगा तो AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये AP की जगह ये वैल्यू आ गई है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसका खुद स्क्वायर होता है। तो जब ये करड़ी में रहेगा और इसका जब स्क्वायर होगा तो करड़ी क्या करता है, स्क्वायर करड़ी को काट देता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/, ये माइनस को बाहर कर लेंगे, ठीक है, Q/L² प्लस R²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
ये तो हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे स्टेप में प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू प्लस क्यू है तो क्यू कर लेंगे अपन आर स्क्वायर। इसकी जगह बीपी होगा और बीपी का मान कितना है इसका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि करड़ी का स्क्वायर करेंगे, ये करड़ी में था और करड़ी में का स्क्वायर किए तो स्क्वायर करड़ी को क्या कर दिया, काट दिया। तो हमारा E2 आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर। क्लियर है? ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E1 और E2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हो जाएगा E = E1। देखिए यहाँ पे जब ये ऐसे बन रहा है ना, तो ये लाइन सीधे की तरफ जा रही है और ये वाली लाइन इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखा रही है। तो इसमें क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। और जब एंगल बन रहा है तो इसमें देखिए मेन काम की चीज़ कौन सी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो इसमें क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में क्या लग जाता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम E1 के लिए भी कॉस थीटा कंसीडर करेंगे प्लस E2 के लिए भी क्या करेंगे, E2 के लिए भी कॉस थीटा कंसीडर करेंगे। तो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। क्लियर है? इतना हो जाएगा। अब सभी मानों को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो E बराबर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा तो कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा को कॉमन करेंगे तो E1 का मान कितना है, पहला समीकरण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे और बाहर क्या है, कॉस थीटा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो E बराबर आ जाएगा, एक ठो ये एक ठो ये, दो ठो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और दो था, दो इसके साथ जोड़ देंगे तो 2 कॉस थीटा। ये हमारा मान आ जाएगा। अब यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू को निकालेंगे तो कॉस आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार का मान L, देखिए आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान ये और कर्ण का मान ये वाला, √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद अब इस मान को, कॉस के मान को यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल आ जाएगी। ठीक है? इसके बाद क्या करते हैं, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब टोटल वैल्यू को निकाल देंगे यहाँ पे। तो देखिए टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे के छूट गया है, क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2, और कॉस थीटा की जगह कितना है, कॉस थीटा का मान L अपान √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब देखिए यहाँ पे 2QL हो गया कि नहीं, 2QL ये हो गया, और यहाँ पे हो गया L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे कर लेते हैं। इसी चीज़ को करड़ी का मतलब क्या होता है, करड़ी का मतलब होता है पावर में 1/2, ये होता है मतलब। तो यहाँ पे इस करड़ी का मतलब यहाँ पे लिखेंगे L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और करड़ी जब हटेगी तो यहाँ पे हो जाएगा पावर में 1/2। तो यहाँ देखिए 1 पावर और यहाँ 1/2 पावर, तो 1.5 पावर हो जाएगी कि नहीं, 1 और आधा 1.5,
या डेढ़ को हम कैसे लिख सकते हैं 3/2, मतलब एक और देखिए 1 + 1/2 को जोड़ेंगे तो 2 × 1 = 2 और 1 3 तो जाएगा 3/2, तो पावर में लग जाएगा 3/2। तो यहाँ पे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL। 2QL की जगह क्या होता है 2QL, ये तो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके जगह होता है P इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे हो जाएगा P अपन, यहाँ पे देखिए L² + R², और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मान इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे E = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए R बड़ा है या L, तो यहाँ पे R बड़ा है, देखिए R यहाँ से लेकर यहाँ तक, और L तो छोटा सा है, तो R इज मच ग्रेटर देन L कर देते हैं, मतलब हम L को नगण्य मान लेते हैं। जब नगण्य मानेंगे तो L को गायब कर देंगे, तो L को यहाँ पे गायब करेंगे, देखिए P/L को गायब कर दिए तो बचा क्या R² और इसके पावर कितना है 3/2, और 2 से 2 कट गया। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/R के पावर 3, इतना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम K बराबर 1 कर लें यहाँ पे, तो यहाँ K को भी गायब कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से निरक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये डेरिवेशन है। अब इस पे क्या करेंगे हम, जब इस चैप्टर का लास्ट आएगा तो उसमें जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसी तरह से न्यूमेरिकल वगैरह आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है, डेरिवेशन। और क्या है कि इस तरह से क्वेश्चन आगे जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, और आप लोग क्या करिए अच्छे से देखते रहिए, जो चीज़ें न समझ में आए कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है, उसको दूर किया जाएगा। और क्या है कि इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स को लेके आया हूँ, जो इससे पहले फिजिक्स की कुछ वीडियो आ गई है, ठीक है। और ये क्या है कि चैप्टर 1 क्लास 12 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी हम उसको धीरे धीरे क्या करेंगे कवर करेंगे। और कवर करने के बाद क्या है कि जो भी चीज़ें हैं, इससे पहले हम कल पढ़े थे कि देखिए कल पढ़े थे अक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया है। कूलाम के नियम के बाद हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसको पढ़ा था। फिर उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। अब वैद्युत द्विध्रुव के बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस चीज़ को हमने क्या है कि पढ़ना है। तो पहला हमने पढ़ लिया है अक्षीय, और हमने आज क्या किया है कि निरक्षीय स्थिति को स्टार्ट किया है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण आखिर क्या होती है, कितनी होती है, इस चीज़ को हमको पढ़ना है, डिराइव करना है। फिर लास्ट में इस पर जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं आते हैं सभी को किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ये तो आपको पता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज, दोनों एक दूसरे से एक सूक्ष्म दूरी मान लेते हैं 2L की दूरी पर क्या है स्थित है। और इससे अक्षीय स्थिति में रहता तो सीधे रहता, निरक्षीय स्थिति में है तो ऊपर है। तो निरक्षीय स्थिति में मतलब ऊपर की तरफ एक बिंदु P है जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अक्षीय स्थिति को देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि निरक्षीय स्थिति को यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों आवेश थे, इन आवेशों को हमने यहाँ पे मान लिया है। अब आवेशों को मानने के बाद अब यहाँ पे हम अक्षीय निरक्षीय स्थिति में सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले हम लेते हैं कि मान लेते हैं ये A पॉइंट पर, इसमें तो कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है, स्टेटमेंट तो आप लोग लिख ही लेंगे। देखिए माना दो आवेश विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी 2L पर स्थित है जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। A से ये AP दूरी पर है और B से ये BP दूरी पर है। तो सबसे पहले यहाँ पे
यहाँ से निकालेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पहले के लिए, तो इसको E1 से कर देते हैं रिप्रेजेंट। E1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, 1/4πε0 के, आवेश क्या है माइनस क्यू अपान आर स्क्वायर, इसके बीच की दूरी कितनी है AP, तो AP का क्या हो जाएगा स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपान AP की जगह कितना है मान, AP का मान यही है अंडर रूट। ये कैसे आया है इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज है कि नहीं, AOP, त्रिभुज AOP में ये एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे माने तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, A से लेकर, ये Q की जगह A है, यही A से ये A मानते हैं यहाँ पे अगर, तो AP, तो AP का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा यही है, बराबर होता है L का स्क्वायर, ये दूरी L है और ये दूरी R है, प्लस R का स्क्वायर। ये AP की जगह क्या लिख सकते हैं, AP स्क्वायर ही मान लेते हैं। ये स्क्वायर जब हटेगा तो AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये AP की जगह ये वैल्यू आ गई है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसका खुद स्क्वायर होता है, तो जब ये करड़ी में रहेगा और इसका जब स्क्वायर होगा तो करड़ी क्या करता है, स्क्वायर करड़ी को काट देता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपान, ये माइनस को बाहर कर लेंगे, ठीक है, क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे स्टेप में प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू प्लस क्यू है तो क्यू कर लेंगे अपान R स्क्वायर। इसकी जगह BP होगा और BP का मान कितना है इसका, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि करड़ी का स्क्वायर करेंगे, ये करड़ी में था और करड़ी में का स्क्वायर किए तो स्क्वायर करड़ी को क्या कर दिया, काट दिया। तो हमारा E2 आ गया 1/4πε0 के क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, अब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E1 और E2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू E1। देखिए यहाँ पे जब ये ऐसे बन रहा है ना, तो ये लाइन सीधे की तरफ जा रही है और ये वाली लाइन इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखा रही है। तो इसमें क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। और जब एंगल बन रहा है तो इसमें देखिए मेन काम की चीज़ कौन सी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो इसमें क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में क्या लग जाता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम E1 के लिए भी कॉस थीटा कंसीडर करेंगे, प्लस E2 के लिए भी क्या करेंगे, E2 के लिए भी कॉस थीटा कंसीडर करेंगे। तो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। क्लियर है, इतना हो जाएगा। अब सभी मानों को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो E बराबर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, तो कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा को कॉमन करेंगे तो E1 का मान कितना है, पहला समीकरण 1/4πε0 के क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर प्लस 1/4πε0 क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे
और बाहर क्या है कॉस थीटा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ई बराबर आ जाएगा, एक ठो ये एक ठो ये, दो ठो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और दो था, दो इसके साथ जोड़ देंगे तो 2 कॉस थीटा। ये हमारा मान आ जाएगा। अब यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू को निकालेंगे तो कॉस आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार का मान एल, देखिए आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान ये और कर्ण का मान ये वाला, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद अब इस मान को, कॉस के मान को यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ये आप लोगों ने इस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब टोटल वैल्यू को निकाल देंगे यहाँ पे। तो देखिए टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे के छूट गया है, Q अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2, और कॉस थीटा की जगह कितना है, कॉस थीटा का मान एल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब देखिए यहाँ पे 2QL हो गया कि नहीं, 2QL ये हो गया, और यहाँ पे हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। इसी चीज़ को करड़ी का मतलब क्या होता है, करड़ी का मतलब होता है पावर में 1/2, ये होता है मतलब। तो यहाँ पे इस करड़ी का मतलब यहाँ पे लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और करड़ी जब हटेगी तो यहाँ पे हो जाएगा पावर में 1/2। तो यहाँ देखिए 1 पावर और यहाँ 1/2 पावर, तो 1.5 पावर हो जाएगी कि नहीं, 1 और आधा 1.5, या 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 3/2, मतलब 1 और देखिए 1 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 3, तो जाएगा 3/2, तो पावर में लग जाएगा 3/2। तो यहाँ पे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL, 2QL की जगह क्या होता है 2QL, ये तो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके जगह होता है P इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पे हो जाएगा P अपान, यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मान, इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये होगा क्या, यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए R बड़ा है या L, तो यहाँ पे R बड़ा है, देखिए R यहाँ से लेकर यहाँ तक, और L तो छोटा सा है, तो R इज मच ग्रेटर देन L कर देते हैं, मतलब हम L को नगण्य मान लेते हैं। जब नगण्य मानेंगे तो L को गायब कर देंगे, तो L को यहाँ पे गायब करेंगे, देखिए P अपान L को गायब कर दिए तो बचा क्या, R स्क्वायर, और इसके पावर कितना है 3/2, और 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R के पावर 3, इतना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम K बराबर 1 कर लें यहाँ पे, तो यहाँ K को भी गायब कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से निरक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये डेरिवेशन है। अब इस पे क्या करेंगे हम, जब इस चैप्टर का लास्ट आएगा तो उसमें जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसी तरह से न्यूमेरिकल वगैरह आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है, डेरिवेशन। और क्या है कि इस तरह से क्वेश्चन आगे जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, और आप लोग क्या करिए, अच्छे से देखते रहिए, जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है, उसको दूर किया जाएगा। और क्या है कि इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट